हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह एंड वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आज से हम आप सभी लोगों के लिए सी टेट के जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर अब तक पूछे गए हैं उसके सारे क्वेश्चंस हम आप लोगों को डिस्कस कराएंगे अपने यूट्यूब चैनल पर। ओके, तो आज का हमारा क्लास रहेगा फ्रेंड्स चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, यानी कि जिसे हम लोग शॉर्टकट में सीडीपी बोलते हैं, यानी इसे हिंदी में बोला जाता है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र या फिर शिक्षा शास्त्र। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के देखिए हम यानी कि आज जो हम आप लोगों को क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे ये आपका 6 फरवरी 2023 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन हैं हमने 30 क्वेश्चंस लिए हैं सीडीपी के, और सारे ये 30 के 30 क्वेश्चंस आप सभी लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग कर लीजिए। चैनल है आपका लर्न विथ अल्पना। ओके, और अपने सभी दोस्तों को फ्रेंड्स अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए शेयर करिए ताकि सभी लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के बारे में पता चल सके और सबको हेल्प भी मिल सके। ओके, तो चलिए जितने भी हमारे एग्जाम में पूछे गए यानी कि क्वेश्चंस है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर और देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए सी टेट में काफ़ी आपका लेंथी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बट हमारा आज का ये पहला क्लास है तो हम सबसे पहले आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन देंगे, इसके बाद धीरे धीरे करके हम आप लोगों को थोड़ा सा यानी कि लो से थोड़ा हाई की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग थोड़े छोटे क्वेश्चंस देखेंगे, इसके बाद धीरे धीरे हम लोग डेली ही क्वेश्चंस पेपर अपने सॉल्व करेंगे हिंदी के, सीडीपी के और एसएसटी के। ओके, बेसिक रूप से फ्रेंड्स हम आप सभी लोगों को पेपर 2 की तैयारी कराएंगे, सी टेट। ओके, क्योंकि देखिए पेपर 1 की तैयारी तो आप सब लोग पास हो ही जाते हैं, लेकिन जो पेपर 2 है वो ज़्यादा ही दिक्कत करता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होता है। यानी कि एक बच्चे का जो वृद्धि और विकास होता है वो किन किन कारकों द्वारा प्रभावित होता है। पहला ऑप्शन है आपका परवरिश की शैलियाँ। ठीक है, यानी कि बच्चे का किस प्रकार से परवरिश किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि उसका जो पेरेंटिंग स्टाइल्स है वो किस प्रकार से है। दूसरा ऑप्शन है आपका आनुवंशिक ढांचा या फिर संरचना। ठीक है, जिसे हम लोग जेनेटिक मेक बोलते हैं। और थर्ड है आपका विद्यालयी अनुभव, यानी कि स्कूलिंग एक्सपीरियंस क्या है। ठीक है, ये कितना बच्चे को प्रभावित करता है या नहीं करता है। और लास्ट आपका फोर्थ ऑप्शन है व्यक्तिगत रुचि, यानी कि पर्सनल इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये चारों ही कारक अपने आप में एक महत्वपूर्ण से यानी कि महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये चारों ही आपके विकास में यानी कि बच्चे के वृद्धि और विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका यानी कि प्रभावित करती है। ठीक है, बच्चों के विकास को। ओके, तो देखिए जो परवरिश की शैलियाँ होती हैं, बच्चे का किस प्रकार से परवरिश हो रहा है उसी प्रकार से उसका विकास होगा, बच्चे का वृद्धि होगा। यदि बच्चे की परवरिश यानी कि जो उसका लालन पालन है, ठीक है, वो अच्छे से हो रहा है तो उसका विकास भी अच्छे लेवल पे होगा। यदि अच्छे से नहीं, आप उसके परवरिश पालन पोषण अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो उसका जो विकास होगा वो थोड़ा सा मंद गति से होगा बट थोड़ा सा धीरे धीरे गति से होगा। ठीक है, आनुवंशिक ढांचा यानी कि आपके परिवार में दादा दादी मम्मी पापा जो भी हैं जिनके जेनेटिक्स में यानी कि जिनके आनुवंशिकता में जो चीज़ है वो बच्चों में भी आती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी प्रभावित करती है। और विद्यालयी अनुभव यानी कि विद्यालय के क्या-क्या एक्सपीरियंस रहे हैं। ठीक है, ये भी आपके बच्चों को वृद्धि एवं विकास में बहुत ही अच्छे प्रकार से प्रभावित करता है। और व्यक्तिगत रुचि यानी कि बालक की क्या व्यक्तिगत रूप से क्या उसकी रुचियाँ हैं, ये भी उसके वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑप्शन नंबर 4 ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 3 और 4। ठीक है, 1, 2, 3 और 4 ये चारों ही आपको यानी कि मोस्ट रूप से बच्चों के वृद्धि और विकास के लिए प्रभावित करती हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। स्क्रीन पर क्वेश्चंस आने चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन यानी कि डेवलपमेंटल चेंजेस इन चिल्ड्रेन, यानी कि बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन क्या है या फिर किस प्रकार से होता है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन इसमें सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक समान गति से होता है। ठीक है, ऐसा क्या होता है क्या, आप सब लोग बताइएगा हमें। सेकंड है कि एक आयामी और रैखिक है। थर्ड ऑप्शन है आपका वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है। और फोर्थ है आपका अपरिवर्तनीय है और पैर की उंगली से सिर
तक आगे बढ़ते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। और एक आयामी या फिर रैखिक भी ये नहीं है, ठीक है। और सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक समान गति से नहीं होता है। देखिए, सबकी विकास की जो गति की दर होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो सबसे अच्छा इसका ऑप्शन होगा कि जो बच्चे में विकासात्मक परिवर्तन होता है वो आपके वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया के द्वारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए, एक चीज आपको बता दें कि देखिए फ्रेंड्स, जो मानव विकास होता है वो आनुवंशिकता और वातावरण दोनों से ही प्रभावित होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, ये वे तत्व होते हैं जो किसी व्यक्ति के वृद्धि और विकास को निर्धारित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। और जो आपका विकासात्मक परिवर्तन है फ्रेंड्स, ये आपके आनुवंशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों के अद्वितीय संयोजन का परिणाम होता है। क्योंकि देखिए, जो बच्चे होते हैं इसका विकास आनुवंशिक और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम होता है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर आप सभी लोगों को आई होप फ्रेंड्स क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए, अब हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, जो हमारे तीसरा क्वेश्चन है ये आपके अभिकथन और कारक वाले क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम लोग अपने अभिकथन ए के बारे में पढ़ेंगे और देखते हैं ये क्या है। ओके, तो अभिकथन देखिए, इसमें है पहला ए कि सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास की चरणों से गुजरते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यदि देखिए कोई बच्चा हाई फैमिली से है, ठीक है, यानी कि उच्च स्तर वाले फैमिली से है, ठीक है, तो उसके पालन पोषण में बदलाव होता है। और यदि आप अच्छा पालन पोषण करते हैं तो बच्चे का विकास तेजी से होता है, ठीक है। यदि आप किसी निम्न परिवार में चले जाइए, पालन पोषण में यदि बच्चे की कमी है तो उसका विकास जो है वो उतना उच्च दर से नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग मान सकते हैं कि ये जो ऑप्शन है फ्रेंड्स, अभिकथन यानी कि ए, ये आपका ठीक नहीं है, यानी कि गलत है, ठीक है। और देखिए, तर्क इसका आर है कि बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होता है, सही विकल्प चुने। यानी कि जो बचपन है वो आपका सार्वभौमिक या फिर एक आयामी होता है, तो ये भी आपका फ्रेंड्स गलत ही होगा। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन बनेगा आपका ये ए और आर दोनों ही गलत होगा। देखिए फ्रेंड, जो बालक होता है वो बाल्यावस्था की सार्वभौमिक धारणा बचपन को सार्वभौमिक स्तर पर परिभाषित करना संभव नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए, हर बालक अलग अलग पृष्ठभूमि और संस्कृतियों में अलग अलग क्षमताओं और अक्षमताओं के साथ बढ़ता है। तो देखिए, जो आपका अभिकथन ए कहा गया है कि सभी संस्कृतियों में फ्रेंड्स बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं, तो ये कथन आपका गलत होगा। क्योंकि देखिए, जो बच्चे हैं फ्रेंड्स वो भिन्न तरीके से अलग अलग उम्र में विकास के चरणों से गुजरते हैं, ठीक है। इसी के साथ देखिए, जो आपका तर्क आर दिया था कि बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होता है, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। देखिए, जो बचपन होता है वो एक वो आपका सार्वभौमिक और एक आयामी नहीं बल्कि बहुआयामी होता है, ठीक है। तो इसलिए देखिए, आपका ए और आर जो है वो दोनों ही गलत होगा, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का यानी कि देखिए, जो पोल हम डेली के डेली आप लोगों को 5-6 पोल 10 पोल देते रहते हैं, उसमें काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मैम ऐसा क्वेश्चंस नहीं पूछता है, ठीक है। तो आप लोग यदि स्टार्टिंग से ही हाई लेवल पे चले जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा सा पहले इजीली तरीके से समझिए, उसके बाद अब हाई लेवल पर आप तैयारी करिए, ठीक है। तो वो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा। तो देखिए, हम आप लोगों को ये यानी कि जो प्रैक्टिस पेपर है सॉल्व भी नहीं करवाना चाहते थे इस बार, हम सोच रहे थे केवल आप लोगों को पोल दें, ठीक है। क्योंकि पिछली बार हमने प्रैक्टिस सेट दिया था, उससे बच्चे काफ़ी पढ़े थे, ठीक है। इस बार हमारा ये उद्देश्य है कि हम पोल देकर के आप लोगों की तैयारी कंप्लीट करें, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता है कि हो पाएगा। क्योंकि देखिए, कुछ लोगों को समझ में भी नहीं आता है, आंसर भी बोलते हैं ये सही नहीं है, ये वाला सही है, ठीक है। तो इसलिए आज से हम आप लोगों के लिए कंटिन्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे, जिसमें आप सभी लोग क्वेश्चन आंसर देखिए और समझिए, ठीक है। जहाँ पर आप सभी लोगों को समझ में नहीं आता है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, उसका हम एक्सप्लेनेशन अगली यानी कि अगली क्लास में उस क्वेश्चन को लेकर के आप लोगों के सामने सॉल्व कराया करेंगे, ठीक है। तो आप लोग पोल में भी आंसर देते रहिए और डेली की डेली जो आप लोगों की क्लास चलेगी, यानी कि आज से मान लीजिए चल रही है, ठीक है। तो इसमें आप सभी लोग अपना सहयोग दीजिए और अपनी तैयारी को कंप्लीट करिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए, यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर आपका डी है कि ए और आर दोनों गलत है। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका
फिर से आपका देखिए अभिकथन और तर्क वाले हैं, और देखिए काफ़ी बड़ी मात्रा में आप सभी लोगों के अभिकथन और क्या है कि ये तर्क वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है? तो इसकी तैयारी आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले देखिए हमारा जो अभिकथन है इसमें लिखा गया है कि सामाजिकरण स्कूल में ही होता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं, ठीक है? क्या ये कथन आपका सही है फ्रेंड्स? ठीक है? आप सब लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तर्क दिया है कि स्कूल द्वितीयक समाजीकरण की एकमात्र संस्था है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, और ना ही पहला ही सही होगा आपका अभिकथन कि समाजीकरण स्कूल में ही होता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं, ठीक है? तो ये भी आपका गलत है। और स्कूल द्वितीयक समाजीकरण का एकमात्र संस्था है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। द्वितीयक समाजीकरण की भी संस्था काफ़ी हैं, ठीक है? तो इसमें से आपको सही विकल्प चुनना है। तो देखिए इसमें भी आपका राइट ऑप्शन डी होगा, यानी कि ए और आर दोनों ही गलत है। सबसे पहले फ्रेंड्स आप सभी लोग समझिए कि देखिए जो सामाजिकरण होता है वो समाज में विशेष भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों के अपेक्षित व्यवहार, मूल्यों, मानदंडों और सामाजिक कौशल को सीखने की चल रही प्रक्रिया को संदर्भित करता है। ओके, लेकिन देखिए जो मीडिया, सहकर्मी समूह और अन्य प्रमुख सामाजिक संस्थान हैं, जैसे कि आपका धर्म हो गया और कानूनी व्यवस्था भी इसमें शामिल है, ठीक है? तो इस प्रकार से देखिए इस संदर्भ में जो आपका समाजीकरण स्कूल में ही नहीं, वरन आपके परिवार, मीडिया व आसपास वातावरण से भी प्राप्त होता है, ठीक है? और देखिए फ्रेंड जो द्वितीयक या फिर माध्यमिक समाजीकरण में सिर्फ स्कूल ही नहीं आता है, बल्कि आपके जो द्वितीयक समाजीकरण होता है उसमें आपका पास पड़ोस आता है, मीडिया आता है, सहकर्मी समूह आता है, ठीक है? और समाज के कानून, ये सब आपके द्वितीयक समूह के द्वितीयक समाजीकरण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स आपका जो ए है और आर है दोनों ही गलत होगा, यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर 5th है हमारा, देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है कि सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई में मिठाई खाने से डरती है। उसे लगता है कि मम्मी को पता चलने पर उसे सजा मिलेगी, ठीक है? तो आपको फ्रेंड्स कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांतों के अनुसार सीमा किस स्तर पर है आपको बताना है। यानी कि सीमा जो है वो अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई घर में मिठाई खाने से डरती है, और उसे लगता है कि मम्मी को यदि पता चल जाएगा तो उसे सजा मिलेगी, ठीक है? तो आपको जो कोहल वर्ग का नैतिक सिद्धांत है, ठीक है, उसके अनुसार सीमा आपके किस स्तर पर है आपको बताना है। सबसे पहला इसमें दिया है उत्तर पारंपरिक स्तर, यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, ठीक है? और सेकंड है आपका पूर्व पारंपरिक स्तर, जिसे हम लोग प्री कन्वेंशनल स्टेज बोलते हैं, और आपका सी है अमूर्त स्तर यानी कि फॉर्मल स्टेज, और डी है आपका कन्वेंशनल स्टेज यानी कि पारंपरिक स्तर, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो आपका बिल्कुल करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो आपका पूर्व पारंपरिक स्तर होगा, यानी कि प्री कन्वेंशनल स्टेज पर सीमा जो है कि है, ठीक है? देखिए फ्रेंड्स जो सीमा है वो अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई घर में मिठाई खाने से डरती हैं, और उसे क्या लगता है कि यदि मम्मी को पता चल जाएगा तो उसे सजा मिलेगी, ठीक है? तो देखिए फ्रेंड्स ये जो कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांतों के अनुसार जो सीमा है वो अपने पूर्व पारंपरिक स्तर की प्रारंभिक अवधि में है, ठीक है? यानी कि ये जो अवधि होती है फ्रेंड्स ये आपके लगभग 9 वर्ष तक रहता है, ठीक है? तो इस उम्र में जो भी बच्चे होते हैं उनमें निर्णय मुख्य रूप से वयस्कों की अपेक्षाओं और नियमों को तोड़ने के परिणामों से प्रभावित होते हैं, ठीक है? और इसमें भी आप सभी लोग जानते होंगे कि 2 चरण होते हैं। पहला आपका आज्ञाकारिता और दंड होता है, और सेकंड आपका व्यक्तिवाद और विनिमय होता है। ओके, तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड होगा, प्री कन्वेंशनल स्टेज यानी कि पूर्व पारंपरिक स्तर। ओके, जहाँ भी फ्रेंड्स आप सभी लोगों को समझ में नहीं आता है, ठीक है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कंटिन्यू चैनल पर आप लोग बने रहिएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है। यानी कि जीन पियाजे के अनुसार, ठीक है, जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है। पहला ऑप्शन है आपका अनुकूलन, सेकंड है पुनर्बलन, थर्ड है आपका पूर्वाभ्यास, और फोर्थ है आपका कलन विधि। तो देखिए यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि अनुकूलन। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड जो पियाजे के अनुसार बच्चे होते हैं, ठीक है, यानी कि बच्चों में जो उनके वातावरण के साथ समायोजन की प्रकृति होती है, ठीक है, वो सहज होती है। और बच्चे जो हैं, ठीक है, यानी कि जो बच्चे की ये प्रकृति होती है इसको अनुकूलन
ठीक है, यानी कि अडॉप्शन कहा जाता है इसे। और पियाजे के अनुसार बालक अपने प्रारंभिक जीवन से ही अनुकूलन करने लगता है। ठीक है, यानी कि जब कोई बच्चा माहौल में किसी उद्दीपक परिस्थितियों के सामने होता है तो उस समय उसकी जो विभिन्न मानसिक क्रियाएं होती हैं वो अलग अलग कार्य न करके एक साथ संगठित होकर कार्य करती हैं और ज्ञान अर्जित करती हैं। यही क्रिया देखिए फ्रेंड्स जो कि हमेशा मानसिक स्तर पर चलती रहती है और वातावरण के साथ मनुष्य का जो संबंध होता है उस संबंध को संगठन आंतरिक रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, जबकि देखिए जो अनुकूलन होता है वो बाहरी रूप से होता है। ओके, तो यानी कि यहाँ पर यह कह सकते हैं कि इस प्रकार जो जीन पियाजे हैं उनके अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो आपके अनुकूलन प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है। ठीक है, तो यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर से आपके जीन पियाजे से ही लिया गया है। क्वेश्चन है कि जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के साथ चरणों की सही सुमेलित जोड़ी चुने। यानी कि देखिए जीन पियाजे के 4 चरण दिए गए हैं। ठीक है, संवेदी कामक, पुरुष संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक, यानी कि जिसे हम लोग औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। तो इसमें आपको सही सही जो चरण है उसमें जो भी जोड़ा दिया गया है, जो सही जोड़ा है उसको आपको बताना है। ओके, पहला है आपका संवेदी चालक अवस्था जिसमें दिया है नाटकीय खेल में संलग्न। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड जो संवेदी कामक अवस्था होता है ये आपका जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होता है। इसमें इंद्रियां शिक्षक होती हैं। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया होता है और अतरंग व्यवहार होता है, तो ये तो आपका गलत होगा। सेकंड दिया है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें वस्तु स्थायित्वता का प्रारंभ दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है वो आपकी 2 से लेकर के 7 वर्ष तक की आयु तक होती है। ठीक है, इसमें भाषा विकास होता है, अपरिवर्तनीयता होती है, अहम केंद्रित वाक होती है और जीववाद होता है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत होगा। थर्ड ऑप्शन है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसमें दिया गया है क्रियाओं को मानसिक तौर पर परिवर्तन में सक्षम, तो ये भी आपका गलत होगा क्योंकि देखिए जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है ये 7 से लेकर के 11 वर्ष तक चलता है। इसमें तर्क शुरू हो जाता है, परिवर्तित होता है, वर्गीकरण और संरक्षण की यानी कि जो भी संरक्षण वगैरह जो भी इसमें आते हैं। ठीक है, ये सब आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है, तो ये भी आपका गलत होगा। लास्ट ऑप्शन आपका डी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें दिया है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम, जो कि बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यानी कि जो बच्चा होता है उसका 11 वर्ष से लेकर के किशोरावस्था तक या फिर आप इसे 11 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक की अवस्था भी मान सकते हैं। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चा होता है वो परिकल्पना करता है, निगमनात्मक तर्क में सक्षम हो जाता है। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी ही बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर बन जाएगा। ओके, तो साथ ही साथ फ्रेंड्स आप सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा चैनल को। ओके, और कंटिन्यू क्वेश्चन को भी सॉल्व करते रहिए। अगला क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए इनमें से कौन से कारक की महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाना है तो इनमें से कौन सा कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अपना। ठीक है, यानी कि किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका है। पहला ऑप्शन है संवाद, दूसरा है व्याख्यान, तीसरा है आपका सजा यानी कि पनिशमेंट और फोर्थ है आपका पुरस्कार यानी कि रिवार्ड। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो संवाद होता है, ठीक है, जो भी आपके डायलॉग्स होते हैं, संवाद होते हैं, वो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चों को सीखने में फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा सक्षम बनाने के लिए कुछ होता है तो वो आपकी संवाद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, क्योंकि देखिए फ्रेंड जो वाइगोत्स्की हैं इन्होंने भाषा को अधिगम और विकास के बीच एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में माना है। ओके, और भाषा का उपयोग शिक्षार्थी द्वारा विचारों को व्यवस्थित करने, सीखने के साथ साथ संवाद करने तथा अनुभव को साझा करने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ देखिए फ्रेंड जो संवाद होते हैं वो छोटे बच्चों द्वारा उत्पादित भाषण को संदर्भित करता है जो या तो स्वयं या दूसरों को संबोधित किया गया प्रतीत होता है। ठीक है, जो कभी कभी आसानी से एक श्रोता द्वारा कल्पना नहीं की जा सकती है। ओके, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया कि अंतःक्रिया की बच्चे के भाषिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी कि आपको बताना है कि किस मनोवैज्ञानिक ने ये प्रतिपादित किया था कि जो अंतःक्रिया की बच्चे होते हैं, ठीक है, यानी कि अंतःक्रिया कि बच्चे के भाषिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला ऑप्शन है आपका जीन पियाजे, सेकंड है लेव वाइगोत्स्की, फोर्थ है आपका बीएफ स्किनर, थर्ड है आपका नॉम चॉम्स्की। ओके,
तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जब अंतःक्रिया की बात आती है तो वहाँ पर करेक्ट आपका हो जाता है लेवाइगोत्स्की, ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया, ठीक है, ये सब आपके लेवाइगोत्स्की से संबंधित है, क्योंकि देखिए फ्रेंड, जो लेवाइगोत्स्की है उन्होंने ही प्रतिपादित किया था अंतःक्रिया कि बच्चे के भाषिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ओके। और देखिए जो वाइगोत्स्की है, इन्होंने भाषा को अधिगम और विकास के बीच एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में माना। अभी मैंने ऊपर भी आपको बताया था, ठीक है। तो इसी से संबंधित आपके ये भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। और देखिए फ्रेंड, जो वाइगोत्स्की है उनका ये मानना है कि जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो संस्कृतियों में विभिन्न होता, यानी कि भिन्न होता है, ठीक है। इस प्रकार से जो अधिगम है वो सामाजिक परिवेश में अंतःक्रिया करने के साथ साथ अपने मन में विचारों का पुनर्निर्माण करना और उन्हें दूसरों के साथ साझा करना था, ठीक है। भाषा का उपयोग शिक्षार्थी द्वारा विचारों को व्यवस्थित करने, सीखने तथा साथ साथ संवाद करने और अनुभवों को साझा करने के लिए किया जाता था। ओके। तो इस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स, आप कह सकते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार कि बच्चे वयस्कों और साथियों के साथ अंतःक्रिया से सीखते हैं, और ले वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, ये आपके ऑनलाइन शिफ्ट में पूछे गए हैं, ठीक है। आप लोग ऐसे ही धीरे धीरे तैयारी करेंगे तो फाइनली आप लोगों के मार्क्स जो हैं अच्छे आ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है, यानी कि जो तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताएं होती हैं, ठीक है, उसमें क्या शामिल है। पहला ऑप्शन है छवियों में हेरफेर, ग्राफिक कौशल और स्थानिक तर्क, कुछ भी जिसमें दो से अधिक आयाम शामिल होंगे। सेकेंड ऑप्शन है आपका लय, ताल, स्वर, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता। सी ऑप्शन है थर्ड विशिष्ट पिचों, स्वरों और लय के बीच अंतर करना, जिसे पहचानने में अन्य लोग चूक सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है आपका डी कि पूर्व विज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न पहचानना व विचारों के बीच संबंध बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो आपका तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल होना चाहिए, ठीक है। तो जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा कि पूर्व विज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न पहचानना और विचारों के बीच संबंध बनाना, ठीक है। देखिए ये आपके हार्वर्ड गार्डनर के फ्रेंड्स बहुप्रतिभा सिद्धांत के अनुसार प्रतिरूप को खोजन की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता, ठीक है, तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की विशेषताएं हैं। उन्होंने देखिए यानी कि हार्वर्ड गार्डनर ने तार्किक रूप से समस्याओं का विश्लेषण करने, गणितीय संचालन और वैज्ञानिक जांच करना, स्वरूपों का पता लगाने की क्षमता, तर्क की लंबी श्रृंखला को संभालने की क्षमता को बताया है, ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर साहब ने। ओके। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। फिर से देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो आपका अभिकथन और तर्क वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग अभिकथन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभिकथन हमारा ए है कि किशोरों की जेंडर भूमिकाओं व रूढ़िवादियों के प्रति दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने में विज्ञापन और फिल्में एक बड़ा प्रभाव डालती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपके अभिकथन में क्या दिया गया था कि जो किशोर हैं उनकी जो जेंडर भूमिकाएं हैं, रूढ़िवादियां हैं, ठीक है, इसके प्रति जो दृष्टिकोण और मूल्य है, ठीक है, उसको निर्धारित करने में विज्ञापन और फिल्में एक बड़ा प्रभाव डालती हैं, जो कि बिल्कुल सही बात कहा गया है, ठीक है। देखिए जो भी आपके फिल्म है, ठीक है, ये सब जो भी यानी कि मूल्यों के निर्धारण में आपके जो विज्ञापन हो गए हैं फिल्में हो गए, ये बहुत ही बड़ा प्रभाव डालती हैं किशोरों के जेंडर भूमिकाओं और रूढ़िवादियों के दृष्टिकोणों के अनुसार, ठीक है, यानी कि रूढ़िवादियों के प्रति जो भी दृष्टिकोण होते हैं। तर्क दिया है इसमें कि मीडिया सामाजिकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है, ठीक है। मीडिया सामाजिकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है, सही विकल्प चुने। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जब बात की गई है, ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो किशोर हैं, ठीक है, इनके लिए जो मीडिया होती है वो सामाजिकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है। देखिए जो प्राथमिक संस्था होती है वो आपका परिवार आता है, ठीक है, मीडिया आपके सेकंड में आती है, द्वितीयक में, लेकिन किशोरों के लिए बात की गई है, किशोरावस्था में किशोरों के लिए, तो उनके लिए जो मीडिया होगा वो प्राथमिक संस्था के अंतर्गत आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, दोनों ही ऑप्शन सही है और किशोरों के लिए बात की गई है, यानी कि जो ए है वो आर की सही व्याख्या भी करता है। तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर
नंबर ए हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, और जो ए है वो सॉरी जो ए की आर है, ठीक है, व्याख्या भी वो सही कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों के सीखने की सुविधा के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे, फर्स्ट ऑप्शन है प्रासंगिक पाठ्यक्रम का पालन करें, सेकंड है विभेदित निर्देश लागू करें, सी है मानकीकृत मूल्यांकन का पालन करें, और चौथा है बहिष्करण प्रथाओं का अभ्यास करें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बात की गई है आपसे कि विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों के सीखने की सुविधा के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे, ठीक है। तो देखिए सबसे जरूरी होता है विभेदित निर्देश लागू करना, ठीक है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप एक समावेशी कक्षा में विभिन्न योग्यताओं, संस्कृतियों, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और अक्षमताओं वाले कई शिक्षार्थी होते हैं, ठीक है, तो इसका एक शिक्षक को पालन करना चाहिए, यानी कि चुनौतीपूर्ण, पिछड़े, दिव्यांग बच्चों सहित सभी के लिए समान शिक्षा देना होता है, ठीक है। विविध शैक्षणिक निर्देशात्मक रणनीतियों का उपयोग करना और व्यक्तिगत छात्रों के सीखने की गति का सम्मान करना होता है, और ऐसा वातावरण बनाना पड़ता है जिसमें बच्चा विविधता के साथ साथ सीख सके, न कि सीखने के लिए विशेष वातावरण तैयार कर सके, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स, हम विचार कर सकते हैं यहाँ पर कि जो विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चे हैं उनको सीखने की सुविधा के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे विभेदित निर्देश लागू करें, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड ही बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका असेसमेंट, यानी कि आकलन जो होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है कि आकलन को, यानी कि आकलन यहाँ पर दिया गया है आपको, ठीक है, को अधिगम को दिशा देनी चाहिए और इसका आकलन करना है, इसे, यानी कि इससे निर्धारित होना चाहिए कि क्या पढ़ाना है। बी है को सीखने से नहीं जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। थर्ड ऑप्शन है को बच्चों को समान क्षमता समूहों, धीमे सीखने वाले बुद्धिमान बच्चों के पृथक समूह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और लास्ट आपका फोर्थ ऑप्शन है कि वो बच्चों की सीखने की तैयारी से लेकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। तो देखिए आकलन क्या होता है, ठीक है, असेसमेंट क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सबसे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा कि जो आकलन है इसको बच्चों की सीखने की तैयारी से लेकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए क्लास हमारा काफ़ी लंबा हो जा रहा है क्योंकि काफ़ी डिटेल में आप लोगों को समझा के बता रहे हैं, ठीक है, इसलिए तो डोंट वरी। अगला क्वेश्चन है एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना, यानी कि एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना। पहला ऑप्शन है व्यक्तिवादी और निष्क्रिय है, सेकंड है सक्रिय और सामाजिक है, थर्ड है परीक्षा उन्मुख है, डी यानी कि फोर्थ ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक केंद्रित है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यदि आप बात कर रहे हैं इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम लर्निंग, यानी कि एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना क्या होता है, तो सक्रिय और सामाजिक होता है, ठीक है। यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए फ्रेंड, जो जॉन डीवी है ये आपके एक अमेरिकी दार्शनिक थे, ठीक है। इन्होंने प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा का प्रस्ताव दिया था जो इस बात पर जोर देता है कि शिक्षण केवल प्रायोगिक दृष्टिकोण से होता है, इसलिए छात्रों को अनुकूलन और अधिगम हेतु अपने वातावरण के साथ बातचीत करनी चाहिए। ओके, तो राइट ऑप्शन आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखेंगे। फिर से देखिए हमारे यानी कि कथन, अभिकथन और तर्क वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आए इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया है। देखिए सबसे पहले आपके अभिकथन पूछा गया है ए कि शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो शिक्षक हैं, ठीक है, बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम, जहाँ पर देखिए मानकीकृत पाठ्यक्रम आता है फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि मानकीकृत पाठ्यक्रम हर जगह सही नहीं होता, ये निगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका गलत होगा, मूल्यांकन के लिए कभी भी मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन नहीं करना चाहिए, ठीक है। और सेकेंड ऑप्शन है कि समावेशी शिक्षा के उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना है, यानी कि जो आपका
डी है, सॉरी आर है तर्क, कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी यानी कि सभी को समान बनाने की दिशा में काम कर, देखिए सभी को समान बनाने की दिशा में काम तो करता है, लेकिन जो यानी कि जो बात कही गई है मतभेदों को खारिज कर, किसी भी मतभेद को यहाँ पर खारिज नहीं करना है, यानी कि कोई बच्चा जैसा भी है, ठीक है, वो उच्च फैमिली से आता है, ठीक है, यानी कि हाई एजुकेटेड फैमिली से है या फिर लो फैमिली से है, या फिर वो कोई भी यानी कि दृष्टिबाधित है, या फिर बच्चा देख नहीं सकता है, दृष्टिबाधित है, अपंग है, कुछ भी है, ठीक है? सबको एक समान रूप से देखते हुए एक ही क्लासरूम में बैठा करके पढ़ाना ही समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है, न कि मतभेदों को खारिज। यहाँ पर मतभेदों को खारिज नहीं करना है, बल्कि उन सभी के मतभेदों को साथ में ले करके उन सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना है, ठीक है? तो दोनों ही आपके गलत हो जाएँगे, तो यहाँ पर देखिए राइट ऑप्शन आपका डी होगा कि ए और आर दोनों ही गलत है, ठीक है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ बिल्कुल करेक्ट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे और अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है आपका कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे एक सामाजिक कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए बात की गई है विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं कि एक समावेशी कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है विशिष्ट बच्चों का सामान्य बच्चों के साथ सीखना अवास्तविक है। ओके, और ये तो बिल्कुल ही गलत होगा। सेकंड है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सीखने के लिए अभिप्रेरित नहीं होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं वो सीखने के लिए अभिप्रेरित नहीं होते, तो ये भी गलत होगा। थर्ड ऑप्शन है आपका कि शिक्षकों को शिक्षण की पद्धतियों में बदलाव की आवश्यकता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। यदि कोई भी विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं, ठीक है, आप समावेशी कक्षा में उनको प्रवेश दे रहे हैं, तो आपकी जो भी शिक्षण पद्धतियाँ हैं उसमें आप बदलाव करने की आपको आवश्यकता है। और फोर्थ ऑप्शन है कि इससे सभी बच्चों को साथ कार्य करने की क्षमता व अलग-अलग दृष्टिकोण को तुल्य करने की कौशल सुदृढ़ होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए थर्ड और फोर्थ बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए जिस ऑप्शन में आपका थर्ड और फोर्थ है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है थर्ड और फोर्थ। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में लीक से हटकर सोचने, ठीक है, लीक से हटकर सोचने का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है निम्न स्तर की सोच, अभिसारी सोच, थर्ड है आपका अनम्य सोच और लास्ट है आपका अपसारी सोच। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है, यानी कि अपसारी सोच। यदि आप सबसे हट करके एक अलग सोच रहे हैं, ठीक है, कोई भी थिंकिंग है, ठीक है, आप कुछ अलग करके दिखा रहे हैं, तो ये सब आपके प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में लिक से हटकर सोचने की जो बात कही जाती है वो आपके अपसारी सोच के लिए किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है शिक्षा में समावेशन का क्या अर्थ है। अब बात हम लोग करते हैं शिक्षा में जो समावेशन होता है, ठीक है, उसका क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन है विशेष विद्यालयों में विकलांगों की शिक्षा का प्रबंध, सेकंड ऑप्शन है सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान, थर्ड ऑप्शन है प्रतिभाशाली बच्चों का विशेष विद्यालयों में नियोजन, और फोर्थ है कि समावेशी व्यवस्था में विशेष बच्चों के लिए अलग अलग वर्गों का प्रावधान। यानी कि जो शिक्षा में समावेश का क्या अर्थ होता है, तो देखिए फ्रेंड जो शिक्षा में समावेश का अर्थ होता है वो आपका होता है कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान करना, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका सेकेंड हो जाएगा, यानी कि शिक्षा में समावेशन का अर्थ होता है सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान करना, ठीक है। देखिए फ्रेंड जो समावेशी शिक्षा होता है उसका अर्थ होता है कि प्रभावी कक्षाओं में निर्माण करना है जहां सभी बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को संबोधित किया जाता है, चाहे उनकी क्षमता या अक्षमता कुछ भी हो, ठीक है। यानी कि इसका तात्पर्य है कि सभी शिक्षार्थी युवा सामान्य या फिर विकलांग सामान्य प्री स्कूलों प्रावधानों, स्कूलों और सामुदायिक शैक्षिक व्यवस्था तक पहुंच के माध्यम से समर्थन सेवाओं के उपयुक्त तंत्र के साथ एक ही साथ सीखने में सक्षम है। ओके, तो इस प्रकार से देखिए जो शिक्षा में समावेशन का अर्थ होता है वो सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान करना है, ठीक है। यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट, यानी कि सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कि पठन वैकल्य मुख्यतः किसमें चुनौतियों से संबंधित है, सुनने, पढ़ने, बोलने या फिर बोलने व सुनने। तो देखिए जो पठन वैकल्य होता है हमारा जिसे हम लोग डिस्लेक्सिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स आपका पढ़ने के लिए यानी कि रीडिंग के लिए
पठन वैकल्य जो होता है, ठीक है, इससे संबंधित होता है। यानी कि देखिए जो पठन वैकल्य होता है, डिस्लेक्सिया, ठीक है, ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें बच्चे या फिर छात्र को बार बार विकल्प छोड़ने या फिर अक्षरों और शब्दों को उलटने के कारण पाठ को पढ़ने और लंबे यानी कि लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों को सामना करना पड़ता है, ठीक है। यानी कि जब उन्हें पढ़ने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो वे शब्दों की सही वर्तनी नहीं कर पाते हैं और उन्हें सही ढंग से लिखने में भी असमर्थ होते हैं। तो इस प्रकार से देखिए हम कह सकते हैं कि जो पठन वैकल्य है वो मुख्यतः पढ़ने की चुनौतियों से संबंधित है। ओके, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि रीडिंग, पढ़ने से। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षाओं की विशेषता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, समावेशी कक्षाओं की विशेषता नहीं है, नॉट वाले क्वेश्चन पूछे गए। ये भी देखिए आपके सीटेट में बहुत बार क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला ऑप्शन है सहकारात्मक अधिगम, सेकंड है आपका सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन, थर्ड है आपका उपयुक्त समायोजन और लास्ट आपका फोर्थ है मानकीकृत निर्देश। तो देखिए जो समावेशी कक्षाओं की विशेषता नहीं है, ठीक है, हमने देखिए इसके बारे में आप सबको पहले भी बता दिया था। जहां पर मानकीकृत आता है फ्रेंड्स वो आपका निगेटिव होता है, ठीक है, नॉट वाला। तो जो नहीं होगा वही सही होगा, क्योंकि हमसे पूछा क्या था, नहीं। तो यानी कि जो आपका मानकीकृत निर्देश होता है यही आपका गलत होगा, नहीं होगा तो वही हमारा सही भी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को, यानी कि माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को, पहला ऑप्शन है एक रूपी व कठोर पाठ्यचर्या का पालन करना चाहिए, सेकंड है मानकीकृत आकलन का पालन करना चाहिए, थर्ड है प्रश्न पूछने को हतोत्साहित करना चाहिए और लास्ट है कि सीखना कि कैसे सीखते हैं को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को सीखना कि कैसे सीखते हैं इसको प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। देखिए फ्रेंड जो एनईपी आपकी 2020 आई थी उसके अनुसार ये जो सीखना है, ठीक है, इसको कैसे सीखना है और मानकीकरण से लचीलापन की ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है। यानी कि जो एनईपी आपकी 2020 है, ठीक है, यानी कि ये कहता है कि सीखना आपको कैसे सीखना और मानकीकरण से लचीलापन, ठीक है, इसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है। और देखिए फ्रेंड जो यानी कि हर बच्चा जो होता है वो विशिष्ट क्षमताओं, रचनात्मकता, तार्किक सोच, नवाचार और समालोचन की पहचान करना और उनके समग्र विकास के लिए प्रयत्न करना होता है, ठीक है। और एक चीज और आपकी एनईपी 2020 के अनुसार कहा गया है कि यानी कि जो लर्निंग होता है, यानी कि जो अधिगम होता है, ये आपका प्रयोगात्मक, ठीक है, यानी कि ठीक है, प्रयोगात्मक होना चाहिए जिसमें स्वयं करके सीखना और प्रत्येक विषय में कला और खेल को स्वीकृत किया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका कि अधिगम के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जो अधिगम के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, पहला ऑप्शन है जानकारी के स्मरण पर जोर देते हैं, सेकंड है आपका प्रमुख रूप से शिक्षक की निर्देशक की भूमिका पर जोर देते हैं, थर्ड ऑप्शन है आपका सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं और लास्ट आपका फोर्थ है कि पुनर्वलन व सजा के इस्तेमाल को प्रतिपादित करते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स कि अधिगम के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है, तो जो अधिगम के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत होता है वो आपके सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं, ठीक है। जहां पर आपका देखिए संदर्भ वर्ड आता है फ्रेंड्स, ये आपका पॉजिटिव होता है, बट आपको क्वेश्चन का आंसर जो है यानी कि ऑप्शन जो है वो थोड़े से ध्यान से पढ़ने हैं, ठीक है। कभी कभी संदर्भ वाले क्वेश्चन निगेटिव में जाते हैं, क्योंकि निगेटिव वाला ऑप्शन यदि पूछता है तो, या फिर पॉजिटिव वाला पूछता है, थोड़ा सा छांटना पड़ता है। ओके, तो इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बट जो संदर्भ वर्ड होता है ये आपका पॉजिटिव वर्ड माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना किस प्रकार होता है, ठीक है, यानी कि पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना जो है वो किस प्रकार होता है। पहला ऑप्शन है अनुसरण द्वारा, निष्क्रिय श्रवण द्वारा, और थर्ड है अनुकूलन और पुनर्बलन द्वारा, और लास्ट है अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी द्वारा। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार कि सीखना किस प्रकार होता है, तो ये आपका अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी के द्वारा, यानी कि पियाजे और वाइगोत्स्की ये दोनों ही मानते हैं कि जो बच्चा है वो सक्रिय होकर के भी यानी कि सक्रिय होकर के ही किसी भी कार्य को सीखे या फिर किसी भी कार्य में भागीदारी बने। ओके, तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका
क्वेश्चन है कि एक शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताओं को कैसे सुगम बनाएंगे। यदि आप एक शिक्षक हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक शिक्षक हैं तो उसी रूप में यानी कि शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताओं को कैसे सुगम बनाएंगे। पहला ऑप्शन है भय उत्पन्न करके। भय उत्पन्न करके तो आप किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं, ना ही तनाव उत्पन्न करके आप समस्या का यानी कि समस्या का समाधान उत्पन्न कर सकते हैं। और थर्ड है कि सामग्री को निष्क्रिय और बार-बार याद करना। देखिए याद करना जो होता है रट्टाफिकेशन फ्रेंड्स, ये आपका नेगेटिव आंसर होता है और निष्क्रिय भी, ठीक है। पैसिव जिसे हम लोग कहते हैं, ये भी आपका नेगेटिव होगा। तो यानी कि बचता है आपका केवल ऑप्शन नंबर डी, यही आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। यानी कि जो एक शिक्षक है उसके रूप में आप अपने विद्यार्थियों का समस्या समाधान की क्षमताओं को कैसे सुगम बनाएंगे, तो ऑप्शन डी दिया है कि विचार मंथन को प्रोत्साहित करके और उपागमों और अनुमानों जैसी रणनीतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करके। ओके, तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा वही बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका माना जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि जब विद्यार्थी की भावना का अनुभव करते हैं, यानी कि जब विद्यार्थी की भावना का अनुभव करते हैं तब उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। तनाव, शर्महीनता या फिर संतुष्टि, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सबसे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका संतुष्टि होगा, ठीक है, सेटिस्फिकेशन, ठीक है। यहाँ पर देखिए यानी कि जब आप यानी कि जब विद्यार्थी होता है, ठीक है, यहाँ पर खाली स्थान है, ठीक है। विद्यार्थी जो होते हैं संतुष्टि की भावना का अनुभव करते हैं तब उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना होती है। जब आप किसी भी प्रकार से देखिए संतुष्ट नहीं होंगे, ठीक है, तो आपके अंदर या फिर आपके ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की कोई भी संभावना नहीं होती है, ठीक है। आप किसी भी चीज़ से देखिए असंतुष्ट रहेंगे, हमेशा आपके दिमाग में टेंशन वगैरह सब कुछ चलता रहता है, इसलिए संतुष्टि होना बहुत ही ज़रूरी होता है विद्यार्थियों के लाइफ में, ठीक है। यदि आप किसी भी चीज़ को लेकर के संतुष्ट हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो भी आपकी भावना का आप अनुभव करेंगे वो सीखने पर सकारात्मक, यदि आप संतुष्ट हैं तो कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें सीखना आपका 100% तय रहता है, ठीक है। आपका सकारात्मक प्रभाव उस पर पड़ने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार से आपका राइट ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों के सहज अनुमान लगाने को किया जाना चाहिए, यानी कि अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर सहज अनुमान लगाने को किया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है हतोत्साहित, सेकंड है सुसादित, तीसरा है खारिज और लास्ट है आपका फोर्थ दंडित। तो यहाँ पर सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स सुसाधित, यानी कि अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों के सहज अनुमान लगाने को किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा सुसाधित। यहाँ पर लगाने को, यहाँ पर आपका खाली स्थान रहेगा, इसमें आपको भरना रहता है, ठीक है। हमने थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है करने में, तो आप यहाँ पर ऐसे प्रकार से इससे पढ़ सकते हैं कि अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों के सहज अनुमान लगाने को सुसाधित किया जाना चाहिए, ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सेकेंड ही बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि विद्यार्थियों की अर्थ बनाने की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जाना चाहिए, यानी कि जो विद्यार्थी हैं उनके यानी कि जो विद्यार्थियों की अर्थ बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको किस प्रकार से सुगम बनाया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है बारंबार अभ्यास पर जोर देकर, सेकंड है निष्क्रिय अनुकरण द्वारा, थर्ड है भौतिक पुरस्कार देना और फोर्थ है आपका खोज व अन्वेषण द्वारा। तो सबसे करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स आपका खोज व अन्वेषण होता है। देखिए ये आपका पॉजिटिव ऑप्शन माने जाते हैं, जहां पर खोज या फिर अन्वेषण होता है, ठीक है, वो बच्चा वहां पर सबसे ज़्यादा एक्टिव माना जाता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड जो विद्यार्थियों हैं, ठीक है, यानी कि जो विद्यार्थी हैं उनके अर्थ बनाने की जो भी प्रक्रिया होती है वो आपके खोज व अन्वेषण के द्वारा सुगम बनाया जाना चाहिए, ठीक है। देखिए जो अन्वेषण विधि होती है फ्रेंड्स, इसमें छात्र जो होते हैं वो कम से कम बताकर उन्हें स्वयं अधिक से अधिक खोज कर सत्य को पहचान, ठीक है, सत्य को 1 मिनट, ठीक है, सत्य को पहचानने पर बल दिया जाता है। और जो अन्वेषण आधारित शिक्षा होती है वो एक सक्रिय शिक्षण दृष्टिकोण है जो बच्चों का जिज्ञासा और पूछताछ के माध्यम से सीखने में मदद करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका
कि समस्या समाधान की प्रभावशाली रणनीति नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नॉट वाले क्वेश्चन है। देखिए सारे क्वेश्चन लॉन्ग ही नहीं पूछे जाते हैं, जो 2-4 क्वेश्चन आपके शॉर्ट भी पूछे जाते हैं सीटेट के एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन सभी तैयार करिए, एक एक टॉपिक से आप लोग 10-10, 15-15 क्वेश्चन तैयार करिए, ताकि क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में आए आप लोगों का गलत ना हो। ओके, यानी कि क्वेश्चन जो पूछा है आपसे, समस्या समाधान की प्रभावशाली रणनीति नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका प्रकार्यात्मक आबद्धता, सेकंड है पश्चगामी कार्यकारी युक्ति, थर्ड है आपका स्वानुभाविक और फोर्थ है कलन विधि। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि जो नहीं होगा वही सही होगा। तो जो प्रकार्यात्मक आबद्धता है, ठीक है, यही आपका गलत है, तो गलत ही सही होगा। देखिए जो प्रकार्यात्मक आबद्धता होती है फ्रेंड्स, वो समाधान की प्रभावशाली रणनीति नहीं है। देखिए जो एक प्रभावी समस्या समाधान रणनीति होती है फ्रेंड्स, ठीक है, उसका एक कार्य योजना है जिसका उपयोग समस्या खोजने के लिए किया जाता है, ठीक है। और विभिन्न रणनीतियों में उनके साथ अलग अलग कार्य योजनाएं होती हैं, जैसे कि एक प्रसिद्ध रणनीति परीक्षण जो होता है, ठीक है, वो पश्चगामी कार्यकारी युक्ति, स्वानुभाविक कलन विधि और त्रुटि सिद्धांत, यह एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य तक ले जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से राइट ऑप्शन आपका ए ही बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि जो गलत है वही सही होगा, क्योंकि हमसे पूछा ही गलत है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका कि एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में सीखना या फिर सीखने। पहला ऑप्शन है निष्क्रिय रूप से होता है, जो कि बिल्कुल गलत होगा फ्रेंड्स। सेकंड है आपका का स्वरूप सामाजिक होता है, ठीक है। और थर्ड है पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब जो भी आपकी देखिए जो सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष जो भी होता है वो बाल केंद्रित हो गया है, ठीक है, परीक्षा केंद्रित भी नहीं होता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा, इसका जो स्वरूप होता है वो क्या होगा, सामाजिक होता है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सेकंड ही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आज के हम लोग लास्ट क्वेश्चन की अपने चलेंगे तरफ, ठीक है। देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कारक बच्चों की विफलता के लिए जिम्मेदार है, यानी कि कौन सा कारक बच्चों की विफलता, ठीक है, सफलता नहीं बल्कि विफलता के लिए जिम्मेदार है। पहला ऑप्शन है आपका व्यक्तिगत पाठ्यचर्या, सेकंड है संदर्भित पाठ्यचर्या, थर्ड है आपका सक्रिय पाठ्यचर्या और लास्ट है आपका पाठ्यचर्या की मानकीकरण। देखिए हमने पहले भी बताया था, जहां पर आपसे निगेटिव वाला ऑप्शन पूछा है, ठीक है, तो जो भी आपका मानकीकरण होता है वही आपका गलत होता है, ठीक है, ये निगेटिव ऑप्शन है। तो आपसे विफलता के बारे में पूछा है, विफलता मतलब निगेटिव होता है, ठीक है। यदि वहीं पे सफलता पूछता तो आपका क्या हो जाता है, सक्रिय पाठ्यचर्या, संदर्भित पाठ्यचर्या, व्यक्तिगत पाठ्यचर्या, ये सभी आपके सक्रिय वाले होते हैं, यानी कि सफल करिए, यानी कि सफलता के लिए, बच्चों की सफलता के लिए होते हैं। लेकिन विफलता के लिए तो लास्ट जो ऑप्शन है आपका पाठ्यचर्या का मानकीकरण, यही आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए फ्रेंड, जो सफलता होती है वो एक वांछित उद्देश्य को पूरा करने की अवस्था या फिर स्थिति होती है, ठीक है। और इस सफलता के विपरीत के रूप में देखा जाता है, यानी कि देखा जा सकता है, ठीक है। और छात्रों को असफलता के कई, जैसे कि संज्ञानात्मक, शारीरिक, बौद्धिक, शैक्षिक, भावनात्मक और सांस्कृतिक कारण भी हैं, ठीक है। लेकिन देखिए जो मानकीकृत पाठ्यचर्या होता है वो विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार अधिक सहायता प्रदान नहीं करती है, यानी कि नहीं कर सकती है, ठीक है। और शिक्षकों की चाहिए वे विद्यार्थियों की आवश्यकताओं अनुसार, यानी कि आवश्यकताओं के अनुसार प्रासंगिक पाठ्यचर्या अपनाएं और कक्षा में प्रत्येक समूह के लिए शिक्षा शास्त्र केंद्रित दृष्टिकोण का उपयोग करें, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, वो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग कर लीजिए। चैनल है आपका लर्न विद अल्पना, और इसी चैनल पर आप सभी लोगों को पहले भी कुछ वीडियो पड़ी हुई हैं, ठीक है। आप लोग वहाँ पर भी जो लोग हिंदी पढ़ना चाहते हैं, एसएसटी पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, सीडीपी पढ़ना चाहते हैं, मैथ वगैरह जो भी पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को अच्छी लगे तो आप लोग पढ़िए, ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और देखिए एक दिन पढ़ने से कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती, ठीक है। जब से आप लोग 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन कंटिन्यू होकर के नहीं पढ़ाई करेंगे, चाहे आप किसी से भी पढ़ लीजिए, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और सबसे ज़रूरी होता है फ्रेंड्स प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना, जो कि हम आप लोगों को प्रैक्टिस पेपर सॉल्व डेली पर डे करवा रहे हैं। ओके, आज से कंटिन्यू स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो भी आप लोगों को समझ में ना आए वो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।